साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए आपका मनपसंद खेल, मनपसंद कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5। आप जानते हैं कि प्रत्येक एपिसोड में लाइव चैट के माध्यम से आप हमें आंसर देते हैं, हमसे जुड़ते हैं और आपका स्नेह हमें मिलता है लाइव चैट के माध्यम से आपके उत्तर के रूप में। साथियों, बहुत खुशी का विषय है कि लगातार आप जो है हमारे खेलो खेल ज्ञान के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे नए दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान में। अब यहाँ बात आती है कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत रही कि एपिसोड 4 में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले ही आंसर दिया और प्रश्न जब तक स्क्रीन पर नहीं था। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि उन बच्चों का जो आंसर है, चाहे वो बेशक तुक्का लगा रहे हैं, एक अंदाजा है, उसको हम शामिल नहीं करते अपनी काउंटिंग में। जो हमारा निर्णायक मंडल है वो जब तक उसकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ना हो और उसके सही जवाब ना मिले तब तक उसको नोट नहीं करता है। अतः बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं उन जो एपिसोड 4 के विजेता हैं उनको, और आज खेलने वाले लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से खेलें ताकि आप अपने प्रथम 5 पुरस्कारों में कहीं ना कहीं अपना स्थान बना पाएं। अब आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5। साथियों देखिएगा, खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5, प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी बंगलौर। यदि आप जानते हैं इस प्रश्न का जवाब तो फटाफट दीजिएगा लाइव चैट के माध्यम से। हम आपके साथ बने हुए हैं, मैं अमित कुमार तेवतिया और अपने साथी टीकेस के साथ में आपके साथ खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5 लेकर के हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ए नई दिल्ली, बी कानपुर, सी मुंबई और डी बंगलौर। आपका समय चल रहा है लगातार, फटाफट आंसर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है नेट की, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हमारा खेल शुरू हो जाता है प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे खेलो खेल ज्ञान का। और बहुत सारे आंसर लाइव चैट के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। लगता है कि जैसे सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से जानते होंगे क्योंकि वो तैयारी में बने रहते हैं साथियों। और प्रश्न हम तक पहुंच गए हैं, सभी बच्चों के जो उत्तर हैं वो मिले हैं। अब बारी हमारी है कि आपको बताते चलें। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जी हां, अर्थात मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, मुंबई भारत की सूती वस्त्रों की भी राजधानी है। सीख लीजिएगा, जान लीजिएगा। और वहीं यदि हम बात करें आपसे कि मुंबई आखिर वित्तीय राजधानी है क्यों, तो महाराष्ट्र जीडीपी में जब प्रथम स्थान पर हमारे भारत में टिकता है, वहीं महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो जीडीपी में योगदान देता है वो देता है मुंबई। देश की बड़ी कंपनियां, हमारा बॉलीवुड, सब कुछ आमदनी का जरिया वो मुंबई के अंदर है। और यदि बात करें हम विश्व के सबसे अधिक निवेश की, तो वो भी महाराष्ट्र के अंतर्गत होता है, मुंबई में ही। साथियों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई? जी हां, आपको प्रश्न का उत्तर देना है। सवाल सुन लीजिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। बहुत सोच समझकर आंसर देना है। पहले प्रश्न देख लीजिएगा, उसके ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आया है। तो हम ये समझते हैं कि आपको इसका जवाब बिल्कुल जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिले। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। जी हाँ,
लाइव चैट में आप जवाब देते रहिएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, यदि कोई बच्चा प्रश्न से पहले ही उत्तर देता है तो हम उसकी गणना नहीं करते हैं। आपके साथ बने हुए हैं लाइव चैट में, और साथियों आपके जवाब हमें लगातार मिल रहे हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। कुछ बच्चों ने प्रश्न देखा है लेकिन उसके जो ऑप्शन है वो ठीक से नहीं देखे हैं। 26 नवंबर 1949 या 22 जुलाई 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 ऑप्शन है। फटाफट आंसर दीजिएगा, और लाइव चैट के माध्यम से हमारा जो पूरा जो चैट बॉक्स है वो भर रहा है। आप जुड़े रहिए। जो बच्चे लेट आए हैं फटाफट अपना मोबाइल जो है लग जाइएगा चैट में और दीजिएगा जवाब क्वेश्चन नंबर 2 का। बारी हमारी है कि आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 अर्थात संविधान के पूर्ण लागू होने से 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के दिन ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950। साथियों ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बताइए? हमारा भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, अर्थात कुछ अनुच्छेदों को रोक लिया गया था जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। उमा भारती किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही हैं? पुनः प्रश्न सुन लीजिएगा कि उमा भारती किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री रही हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। फटाफट दीजिएगा आंसर, ऑप्शन आपके सामने चल रहे हैं। जो भी आप चाहते हैं इनमें जवाब दे दीजिएगा हमें कि उमा भारती का संबंध किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रहा है, किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? क्योंकि हम बात करेंगे फिर इस प्रश्न के विषय में विस्तार से। कई बच्चे कहते हैं कि सर आप आंसर बहुत देर में देते हो। यहाँ केवल टेस्ट जो है वो इसका नहीं है कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, आप जानते कितना है। टेस्ट इसका भी है कि आप टेस्ट से सीख क्या रहे हैं। यदि आप केवल एक प्रश्न का उत्तर दें तो वहाँ मेरा दायित्व बनता है, ये मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपको उसके विषय में थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊँ। साथियों आपके आंसर आ गए हैं, अब बारी हमारी है, आपको दे देते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मध्य प्रदेश। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बताएंगे आप, तो सबसे पहले जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की रही हैं। यदि हम बात करें सुश्री मायावती, ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, महिला मुख्यमंत्री यही हैं केवल उत्तर प्रदेश से। उमा भारती का संबंध मध्य प्रदेश से है। राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री रही बिहार की, और उत्तराखंड में अभी किसी भी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना गया है। यही होती है पूर्ण जानकारी। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। दीजिएगा फटाफट आंसर। लाइव चैट में आपके साथ बना हुआ मैं अमित कुमार तेवतिया। साथियों निश्चित रूप से आप खेलो खेल ज्ञान के 5 का लाभ अवश्य उठाएंगे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं, यह किसकी रचना है। कई बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी का संबंध किससे है, तो वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिएगा ऑप्शन ए बी सी डी, जिसके भी आप समझते हैं कि किसने लिखा है अष्टाध्यायी को। ये बात भी ध्यान रखें कि आपको जो जवाब देना है वो देना है 4A 4B 4C या 4D करके, ना कि आप केवल ABC लिखेंगे। लगातार चैट में आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हैं, और सही जवाब भी हम तक पहुंचा है। वहीं कुछ बच्चों को अभी हमें बताना है जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कौन है अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक। चलिए दे देते हैं आपको आंसर। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की ऑप्शन ए पाणिनि ने। जी हाँ, पाणिनि जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। और अष्टाध्यायी की आप संधि विच्छेद यदि कर दीजिएगा तो अष्ट 8 अध्यायी अध्याय, अर्थात अष्टाध्यायी पुस्तक में 8 अध्याय लिखे गए संस्कृत व्याकरण के विषय में। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक यदि कोई पूछे तो भी आप अष्टाध्यायी जवाब देंगे, और इसके रचनाकार हैं पाणिनि। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर।
मीराबाई के गुरु कौन थे? पुनः प्रश्न सुन लीजिएगा, मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता या ऑप्शन डी संत रविदास। एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है, तो दीजिएगा फटाफट आंसर कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई जो कृष्ण दीवानी थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन, बहुत सारे पद लिखे राजस्थानी भाषा में, ब्रज भाषा में। मीराबाई का प्रसिद्ध नरसिंह जी का मायरा बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। साथियों दीजिएगा जवाब कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, नरसिंह मेहता या ऑप्शन डी संत रविदास। आप क्या समझते हैं, जानते हैं तो जवाब दीजिएगा। आप खेल रहे हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5। आंसर आ रहे हैं लगातार, आपकी चैट हम तक पहुंच रही है, हम भी नोटिस करते हैं और बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। बारी हमारी है कि आपको बताते चलें। क्वेश्चन 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, संत रविदास इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मीराबाई के गुरु थे संत रविदास, जिन्हें हम संत रविदास के नाम से जानते हैं, जिनका प्रसिद्ध कथन भी आप जानते होंगे कि जब खटोटी में गंगा, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। ये आपने जरूर सुना होगा। जब मन में ही राम है, जब मन ही भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरणों में है, तो फिर कहीं दूर क्यों जाना। मन चंगा तो खटोटी में गंगा, संत रविदास ने ये कहा और मीराबाई ने इन्हीं को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। रामानंद के विषय में तो आप जानते हैं कि जो 12 शिष्य जिनके थे, और 12 के 12 चाहे कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे धन्ना जाट हो, चाहे सेना हो, रैदास, सभी का नाम बहुत प्रसिद्ध है और बहुत आदर के साथ हमारे साहित्य में लिया जाता है। साथियों बढ़ते हैं आगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। इतिहास का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कलम और तलवार का सिपाही कहलाता है। निम्न में जो नाम दिए गए हैं, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। इन चारों ऑप्शन में जो भी आपको लगता है कि कौन है जिसे कलम और तलवार का सिपाही कहते हैं, तो आप आंसर देंगे लाइव चैट में, और नहीं जानते हैं तो आंसर आपको हम बताएंगे। साथियों बहुत तेजी से आंसर हमारे पास पहुंचते हैं, लेकिन हम केवल ऊपर वाले जो 5 जवाब सही होते हैं उन्हीं को उठा लेते हैं और देखते हैं कि किस बच्चे ने सबसे पहले हमें सही जवाब दिया है। समस्याएं मिलती हैं बच्चों की कि साहब पहले उत्तर आता है। अब हम भी जो है कम से कम 10 फ़ोन चला के रखते हैं, देखते हैं कि जो सबसे पहले यदि प्रश्न आ गया है तो उसके बाद ही आंसर स्वीकार किया जाता है। कलम और तलवार का सिपाही क्वेश्चन नंबर 6 पर आप हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5 के अंतर्गत। हुमायूं, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, आपके उत्तर लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। बारी हमारी है कि आपको भी बता दें कि कौन है जो कलम और तलवार का सिपाही कहलाता है। ऑप्शन बी, जी हाँ बाबर। बाबर एक जो सैनिक के रूप में जिसने अपने को स्थापित किया हिंदुस्तान में, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो, चाहे खानवा का हो, चंदेरी का युद्ध हो, घाघरा का युद्ध हो, चारों लगातार वर्ष में लड़े गए युद्धों के अंतर्गत विजय प्राप्त की बाबर ने। एक महान सेनापति के रूप में अपने को स्थापित किया। वहीं वह बहुत ज़्यादा साहित्य का प्रेमी था। साहित्य प्रेमी होने के कारण और सैनिक होने के कारण ही बाबर को नाम मिला कलम और तलवार का सिपाही। आइए बढ़ते हैं आगे, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। गांधी ने अपने किस आंदोलन को हिमालयन भूल कहा? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इन चारों आंदोलनों में जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए थे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे गांधी ने अपनी ब्लंडर मिस्टेक कहा? दीजिए जवाब। लाइव चैट पर बने रहें आप हमारे साथ फटाफट, क्योंकि आप खेल रहे हैं खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5 और पहले 4 एपिसोडों की अपार सफलता के बाद 5वां एपिसोड लेकर के मैं हाजिर हूं आपके साथ। साथियों बताइएगा आप कि गांधी ने अपने कौन से आंदोलन को अपनी हिमालयन भूल माना है? फटाफट दीजिएगा आप। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा जवाब है, क्योंकि यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि गांधी के कौन सा आंदोलन को गांधी ने हिमालयन भूल कहा। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी
असहयोग आंदोलन। लाइव चैट में आपके जवाब आ रहे हैं, पूरा चैट बॉक्स भरता जा रहा है धीरे धीरे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जवाब किसने दिया है। उससे पहले बारी हमारी है कि आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, असहयोग आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है जलियांवाला हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया था 1920 में। लेकिन इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी गुजरात में थे और असहयोग आंदोलनकारियों ने जो है गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक थाने में आग लगा दी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। जब इस बात का समाचार गांधी को मिला, 5 फरवरी 1922 की यह घटना जिसे हम चोरा चोरी कांड के नाम से जानते हैं, यही है, तो अहिंसा के पुजारी का जो मन था वो पिघल गया और महात्मा गांधी ने तब यह बात कही कि असहयोग आंदोलन चलाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल रही, यह हिमालयन भूल थी। बढ़ते हैं आगे, स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हुई। प्रश्न पुनः सुन लीजिएगा कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था आरंभ हुई। ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, या ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। जी हाँ, फटाफट दीजिएगा जवाब। इन चारों ऑप्शन में, चारों विकल्प में एक जवाब बिल्कुल सही है कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था कब आरंभ हुई। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। लाइव चैट में लगातार आप जवाब देते रहें, क्योंकि इस पूरे ही कार्यक्रम में आपके जो चैट के माध्यम से हमें उत्तर मिलते हैं, उसी में से हम छांटते हैं कि सबसे पहले हमें सही जवाब किस बच्चे ने दिया है। लाइव चैट में लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 इस समय आपकी स्क्रीन पर है। तसल्ली में सोच के जवाब दीजिएगा कि द्वैध शासन व्यवस्था कब आरंभ हुई है। चारों विकल्पों में एक विकल्प ठीक है, क्योंकि अब बारी हमारी हो चली है। हम आपको बता दें, प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ। पुनः यहाँ सुन लीजिएगा, मेंटकॉफ के समय में 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैध शासन की व्यवस्था हुई, जिसमें कुछ हस्तांतरित विषय थे जो मंत्रियों को सौंप दिए गए और कुछ अहस्तांतरित विषय थे जो गवर्नर जनरल के पास होते थे। साथियों, यही थी 1919 भारत शासन अधिनियम की देन, द्वैध शासन। बढ़ते हैं आगे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रश्न बहुत अच्छा है। लगातार लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की बहुत एक मांग हुई है, लेकिन भारत का कौन सा राज्य है जिसने अपने यहाँ ऑनलाइन जो क्लास हैं उनको बंद कर दिया। ऑप्शन देखिएगा, ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों विकल्पों में कौन सा विकल्प आपको लगता है कि जिसने अपने यहाँ ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं, ऑनलाइन कक्षाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट दीजिएगा आंसर कि जब आज हम ऑनलाइन कोचिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे कौन सा राज्य है जिसने निर्णय लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाए? इन चारों विकल्पों में फटाफट आप दीजिएगा चैट में जवाब, ताकि जो हमारा निर्णायक मंडल है वो नोट कर ले और तेजी से आपके उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब, बारी हमारी है कि आपको सौंप दें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही वह राज्य है जिसने निर्णय लिया है कि अब हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो बंद कर दी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में विश्व के जो देश थे वो 2 गुटों में विभाजित हुए। इनमें कौन सा देश है जो धुरी राष्ट्र गुट में नहीं था? यह प्रश्न है। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस।
फटाफट दीजिएगा आंसर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, अंत 1945 में हुआ, इसमें पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया। एक खेमा था धुरी राष्ट्रों का, तो दूसरा खेमा था मित्र राष्ट्रों का। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा देश निम्न में धुरी राष्ट्र गुट में नहीं था, इटली, जर्मनी, जापान या फ्रांस। क्योंकि बारी हमारी हो चली है, घड़ी का इशारा है कि हम आपको बताएं सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का, कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश दिए गए विकल्पों में धुरी राष्ट्र में नहीं था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस मित्र राष्ट्रों में था और इसी के साथ मित्र राष्ट्रों में थे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो वहीं इटली, जर्मनी और जापान ये सभी धुरी राष्ट्र गुट का हिस्सा था। और आप जानते होंगे कि 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को, और उसी के बाद निर्णय हुआ कि अब जो द्वितीय विश्व युद्ध है यह बंद कर दिया जाए। बढ़ते हैं आगे, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं? प्रश्न पुनः सुने, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत होती हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 सितंबर। जी हाँ, इन चारों विकल्पों में कौन सा वो एक विकल्प ठीक है, कौन सी वो तिथि ठीक है जिसमें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होती हैं, सीधी होती हैं? दीजिएगा जवाब चैट में फटाफट। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, लेकिन जो हमारे नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो अगर उन्हें आंसर देना है तो वो 11A, 11B, 11C या 11D करके जवाब दें। केवल ABCD से काम नहीं चलेगा। कई बच्चे कई बार BBB लिख देते हैं, CC लिख देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक बार फटाक से आंसर दीजिए ताकि तुरंत आपका जो है प्रश्न का उत्तर लाइव चैट के माध्यम से पहुंचे निर्णायक मंडल के पास। और सही जवाब हम तक पहुंच गया है। बारी हमारी है कि आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब, कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत कब होती हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 22 दिसंबर। मकर रेखा गुजरती है दक्षिणी गोलार्ध से, कर्क रेखा गुजरती है उत्तरी गोलार्ध से। हम उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं, तो जब हमारे यहाँ बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है तो हमारे यहाँ छोटा दिन होता है। हमारे यहाँ बड़े दिन होते हैं जून माह में, छोटे होते हैं दिसंबर में। तो अब उल्टा समझिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा कब? दिसंबर माह में। बिल्कुल सही, 22 दिसंबर को ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो गर्मी होती है वो दिसंबर माह में होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा का पूरा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में ही वासित है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। रिंग ऑफ फायर कहलाता है, पुनः प्रश्न सुने, रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का किनारा, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर का किनारा, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर का किनारा, ऑप्शन डी हिंद महासागर का किनारा। जी हाँ, इन चारों महासागरों में कौन है जो रिंग ऑफ फायर कहलाता है? जो पैसिफिक ओशियन है उसका जो किनारा है वो कहलाता है, या अटलांटिक महासागर का किनारा, आर्कटिक महासागर का किनारा, या हिंद महासागर का किनारा? फटाफट दीजिएगा आंसर, क्योंकि रिंग ऑफ फायर कौन से महासागर का किनारा कहलाता है आपको बताएंगे। अभी चैट में जवाब आ रहे हैं। जैसे ही घड़ी का इशारा हमारी ओर होगा कि तब बारी हमारी होती है आपको सही उत्तर सौंपने की, और यह प्रश्न आपने परीक्षाओं में अवश्य पढ़ा होगा। साथियों आइए, सही जवाब हम तक पहुंचा है। अब बारी हमारी की आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, प्रशांत महासागर का किनारा ही रिंग ऑफ फायर कहलाता है। कारण क्या है? क्योंकि प्रशांत महासागर के किनारे पर सबसे अधिक वॉल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं, और ज्वालामुखियों के उद्गार के कारण ही रिंग ऑफ फायर कहलाता है प्रशांत महासागर का किनारा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा,
पुनः प्रश्न सुने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोअर पीसीएस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। नदियों के नाम दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है मेकांग, ऑप्शन बी दिया है मिसिसिपी, ऑप्शन सी दिया है डैन्यूब और ऑप्शन डी दिया है वोल्गा। इन चारों नदियों में जो आपको लगता है कि जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है वह कौन सी नदी है, तो आप फटाफट जवाब दीजिएगा। चैट में बने रहें आप हमारे साथ, क्योंकि आपको जवाब देना है, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कई बच्चों ने ये भी कहा है कि जी पूरा का पूरा वर्ष ऐसे ही निकल जाएगा, नई भर्तियां नहीं आएंगी। भर्तियां भी आएंगी, आप भर्ती भी होंगे, क्योंकि बस इस समय जो कोरोना महामारी संकट से पूरा देश जूझ रहा है, हमें इससे बचना है। आप चिंता ना करें, पढ़ते रहें, क्योंकि यदि आपने एक बार पढ़ना छोड़ दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथियों जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, और सही जवाब हम तक पहुंच गया है। बारी हमारी है कि आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मिसिसिपी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 अर्थात 13 बी। देखते हैं सबसे पहले किसने जवाब दिया था। यह निर्णायक मंडल लिख चुका है, क्योंकि मिसिसिपी नदी ही है जो चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। वहीं डैन्यूब और वोल्गा दोनों ही यूरोपियन नदी हैं। यूरोप की बड़ी जो है प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब। सबसे लंबी नदी वोल्गा है। मेकांग जो नदी है वो एशिया महाद्वीप की है और वियतनाम में मेकांग डेल्टा बनाती है। बढ़ते हैं आगे, देखें आप क्वेश्चन नंबर 14। भारत में वर्तमान स्थिति में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। ऑप्शन ए देखिएगा, ध्यान से सवाल सुने तब जवाब दें। 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन बी 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ऑप्शन डी 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जी हाँ, क्योंकि अमित शाह जी ने जो मुख्यमंत्री अमित शाह जी जो कि इस समय भारत के गृह मंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं और जिनके आते ही बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जो हमारी टंग पर रटे रहते थे कि इतने राज्य इतने केंद्र शासित प्रदेश, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो सोच करके जवाब दीजिएगा कि भारत की वर्तमान स्थिति में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सबसे पहले हमें सही किसने दिया है, क्योंकि सबको पता है, लेकिन जो स्थितियां बदली हैं, जो परिस्थितियां बदली हैं, उनमें इस प्रश्न का उत्तर भी बदल गया है। साथियों बारी हमारी है, अब हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि भारत में पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन जब जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने तो संख्या 7 की होगी 9, और वहीं जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकाल दिया गया है, इसलिए राज्य रह गए 28। अतः सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान प्रश्न। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? जी हाँ, प्रश्न फिर सुने, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इन चारों स्टेट्स में ऐसा कौन सा स्टेट्स है, कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है? तो बहुत सारे आंसर हमें सही मिल रहे हैं, क्योंकि विकल्प देखते ही बच्चे उत्तर देना शुरू कर देते हैं। हमारे पढ़ने से पहले हमें उत्तर मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम या मध्य प्रदेश में से क्या है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? ए बी सी डी लगातार हमें उत्तर मिल रहे हैं, और साथियों इस प्रश्न का सही जवाब भी हम तक पहुंच गया है। वहीं आइए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है सबसे अधिक, वहीं हम मध्य प्रदेश को ही कहते हैं टाइगर स्टेट। साथियों वनों की जो
क्षेत्रफल है उसमें भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और बात करें यदि जनजाति, तो जनजाति संख्या भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। साथियों बढ़ते हैं आगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, भारत का जल पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी तुलसी तुंती, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी अमृत बिश्नोई। जी हाँ, इन विकल्पों में एक विकल्प बिल्कुल सही है। दीजिएगा जवाब कि भारत का जल पुरुष कौन व्यक्तित्व है जो कहलाता है राजेंद्र सिंह, तुलसी तुंती, कैलाश सत्यार्थी या अमृत बिश्नोई। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इस समय। फटाफट आप लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा जवाब देगा वही जीतेगा खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5। आपके जवाब आ रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से। साथियों बने हुए हैं हम आपके साथ, और निर्णायक मंडल बड़ी सजगता के साथ, बहुत स्फूर्ति के साथ तय करता है, लिखता है उन नामों को जो बच्चे बहुत जल्द जवाब दे देते हैं इन प्रश्नों का। भारत का जल पुरुष कहलाता है राजेंद्र सिंह, तुलसी तुंती, कैलाश सत्यार्थी, अमृत बिश्नोई में सही जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। बारी हमारी है कि आपको देना इन प्रश्नों का सही जवाब। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, राजेंद्र सिंह जो कि तरुण भारत संघ के प्रमुख हैं, जिन्हें जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिए, क्योंकि जल ही जीवन है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी जल बचाव की बात ही नहीं की। ऐसे ही महान व्यक्तित्व हैं राजेंद्र सिंह, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जल पुरस्कार जीते हैं और भारत का जो मान और गौरव बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम, और यही राजेंद्र सिंह कहलाते हैं भारत के जल पुरुष। साथियों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, कौन सी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? प्रश्न बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 7वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं इन चारों पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी पंचवर्षीय योजना को जनता पार्टी की सरकार ने समय से पहले बंद कर दिया था? 5 वर्ष के लिए योजनाएं जो है शुरू होती थी। फटाफट आप आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 17 है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको जनता पार्टी ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं? बताइएगा जवाब फटाफट कि इन चारों पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी पंचवर्षीय योजना को सरकार ने समय रहते ही, समय से पहले ही समाप्त कर दिया और उसके बाद रोलिंग प्लान शुरू कर दिया था? सही जवाब हमें मिल रहे हैं। अब बारी हमारी है कि आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना, धार मॉडल भी बोलते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और यह पंचवर्षीय योजना 79 तक थी। परंतु इस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार चुनाव हार गई थी, जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, और यह सरकार जो है 1977 में आई, लेकिन 1978 में ही इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नया रोलिंग प्लान लागू कर दिया। और अभी भी भारत में कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चल रही हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। याद रखें, विशेष जानकारी रही। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बी ऑप्शन। यह हमने देख लिया है कि सबसे पहले जवाब किसका मिला है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, नवीन विकास बैंक। पुनः प्रश्न सुने, नवीन विकास बैंक यदि आप नहीं जानते हैं तो ब्रैकेट में देखेंगे ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है। अर्थात ब्रिक्स बैंक जो ब्रिक्स देशों का समूह है, जिसमें 5 देश आते हैं, इन्होंने एक नया बैंक बनाया है जिसे हम नवीन विकास बैंक बोलते हैं या ब्रिक्स बैंक बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर जो है स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए ब्राजीलिया, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी है संघाई। दीजिएगा आंसर। 2016 में अपना काम शुरू कर दिया, वहीं 2014 में इसको स्थापित करने का जो है कार्य शुरू हुआ था। 2016 से यह कार्य कर रहा है नवीन विकास बैंक, यानी कि ब्रिक्स बैंक
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्राजीलिया, मॉस्को, गुड़गांव या संघाई? लाइव चैट में आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। यह ब्रिक्स देशों का बैंक है जो उन्हें कर्जा से मुक्त कराता है, उन्हें लोन देता है और उनकी सहायता करता है किसी भी आपदा से, किसी भी क्राइसिस से, किसी भी आर्थिक संकट से। बहुत बच्चों ने हमें सही आंसर दिए हैं साथियों। अब घड़ी का इशारा है कि हम आपको बताते चलें क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब नवीन विकास बैंक अर्थात ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय ब्राजीलिया, मॉस्को, गुड़गांव या संघाई में कहाँ है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, संघाई, चीन, क्योंकि ब्रिक्स में आपका भाई ब्राजील है, चीन है, भारत है, रूस है और इसके साथ है साउथ अफ्रीका। और इन देशों में ही इन 5 देशों ने मिलकर के तैयार किया ब्रिक्स बैंक को और इसका मुख्यालय इस समय संघाई में है और इसके जो चीफ हैं वो सब भारत के कामत हैं यही। और हर साल इसका जो कार्यकाल रहेगा बैंक का, उस कार्यकाल के अनुसार प्रत्येक देश का जो व्यक्ति है वो इसका चीफ बनेगा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार द्वारा 2014-15 में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी, जिन्हें सिंगापुर मॉडल पर विकसित करना था। इसमें 100वां स्मार्ट सिटी किसे चुना गया है? अर्थात योजना के अंतर्गत 100वां स्मार्ट सिटी किसे माना गया? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी रांची। इन चारों शहरों में 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की जो योजना है केंद्र सरकार की, वो किस शहर को है? झांसी को है, शिलोंग को है, रायपुर को है या रांची को है? फटाफट दीजिएगा जवाब, क्योंकि सिंगापुर मॉडल पर इन्हें केंद्र सरकार विकसित कर रही है कि भारत में 100 शहर ऐसे होने चाहिए जैसे कि सिंगापुर के शहर हैं, जिनमें बुनियादी कोई भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो, जिनमें परिवहन बहुत अच्छा हो, जिनमें बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो और वह अच्छा जीवन जिए, जीवन स्तर को ऊंचा रखे। साथियों बताइएगा 100वां स्मार्ट सिटी झांसी, शिलोंग, रायपुर या रांची में किसको चुना गया है? लाइव चैट में आपके आंसर आ रहे हैं। शायद लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं और इसी क्रम में हमें बहुत सारे उत्तर लाइव चैट में मिल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं, अपनी ओर से देते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कि भारत सरकार ने किसे 100वां स्मार्ट सिटी चुना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, शिलोंग। शिलोंग बिल्कुल सही जवाब है। इसको 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में भारत में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ एक जानकारी आपको बता दें कि इन 100 स्मार्ट शहरों में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के शहरों को 13 चुनना था, परंतु इसमें केवल 10 ही शहर ऐसे मिले हैं जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 23 जोड़े, ऑप्शन बी 24 जोड़े, ऑप्शन सी 46 जोड़े, ऑप्शन डी 21 जोड़े। लाइव चैट में दीजिएगा जवाब फटाफट, विकल्प आते ही आप आंसर देना शुरू कर दीजिएगा ताकि हम भी देख लें वहाँ एक सजगता के साथ में, बहुत ध्यान से। हमारा जो ध्यान है वो सबसे अधिक होता है लाइव चैट में कि आंसर सबसे ऊपर कौन बच्चा है जो दे रहा है। ये भी ध्यान रखें कि आपका जवाब देते समय आपको लगेगा कि आप लाइव चैट पे ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं। अगर आपने जवाब दे दिया, मान लीजिएगा 10:30 पर, तो 10:30 पर उत्तर देने वाले कम से कम भी 4-5 छात्र कम से कम होते हैं। देखा जाएगा कि हमें उनमें सबसे पहले यदि सेकंड्स में, पल्स में भी उत्तर जो डिफरेंस आता है, कई बच्चों ने दिखाया है कि जी सबसे ऊपर तो इसमें मैं था, लेकिन बाद में पता लगा कि जो हमारे फोन्स हैं उनमें जो है वो ऊपर नहीं था। तो इसमें बिल्कुल आप ये संदेह ना करें, ना सोचें इस विषय में। फटाफट दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी होती है। आपके जवाब हमें मिल गए हैं, बारी हमारी है, सौंपते हैं आपको। मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े। जी हाँ,
46 जिनकी संख्या होती है। जोड़े में बात करें, पेयर में बात करें तो 23 होंगे, अर्थात यहाँ ऑप्शन सही है 20A। और गुणसूत्रों का जो नामकरण है, जो क्रोमोसोम्स का नामकरण किया वो किया वॉल्टेयर ने। बढ़ते हैं आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ के होने का कारण कौन सा एक जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण कुष्ठ रोग या कोढ़ होता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ऑप्शन सी है ट्रोपोनिमा पैलिडम और ऑप्शन डी है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इन चारों बैक्टीरियाओं में, चारों जीवाणुओं में आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है जिसके कारण कुष्ठ रोग अर्थात कोढ़ हो जाता है। आंसर दीजिएगा फटाफट लाइव चैट में। 21A, 21B, 21C, 21D, जो आप समझते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप हमें उत्तर दे सकते हैं कि कुष्ठ रोग में कौन सा जीवाणु मुख्यतः प्रभावी होता है। ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, ट्रोपोनिमा पैलिडम है या माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। आंसर आपके हम तक पहुंच गए हैं साथियों। बारी हमारी है आपको बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 21D इज द राइट आंसर, अर्थात माइकोबैक्टीरियम लेप्री ही कारण है कुष्ठ रोग का। बढ़ते हैं आगे, देखें आप मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, आप सवाल पढ़ रहे हैं, यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं कि RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 2 से 4 दिन, ऑप्शन बी 120 से 125 दिन, ऑप्शन सी 3 से 5 दिन, ऑप्शन डी 80 से 90 दिन। यहाँ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कण का जो जीवन काल है वो कितना होता है? हमारे रक्त का महत्वपूर्ण अंग RBC, जिसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग में, शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाना। दीजिएगा जवाब कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है, 120 से 25 दिन है या 3 से 5 दिन है या 80 से 90 दिन है? आपके जवाब लगातार हमें मिल रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश दीजिएगा। देखिए लाइव चैट के माध्यम से जितना भी चैट बॉक्स होता है वो भरता चला आता है। आप वीडियो में कमेंट्स जरूर करें और आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि इसको लाइक भी करना है। आप अपने साथियों को शेयर करें, क्योंकि आप कम से कम 30 प्रश्न वो सीखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं। साथियों, खेलो खेल ज्ञान का केवल यही कारण है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ना कि केवल हंसी मजाक के लिए। सही जवाब हमें मिला है ऑप्शन नंबर बी, 120 से 125 दिन। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे जी 125 दिन तो हमने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कुछ बच्चों ने 20 से 120 दिन जरूर पढ़ा होगा। अलग अलग जैसे किताबें हैं उनमें अलग अलग होते हैं। हमने भी 120 से 125 20 से 120 दिन पढ़ा है, लेकिन यहाँ जो जवाब है वो सही माना जाएगा 22B। आपने जो पढ़ा है वो सही है। 120 दिन केवल इस ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, इसलिए इसका यही जवाब सही है। बढ़ते हैं आगे, मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि मछलियों का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ फिशेस, जो मछलियां हैं, मत्स्य वर्ग जो है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी, ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। फटाफट दीजिएगा आंसर कि आप क्या समझते हैं। मछलियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है, इक्थियोलॉजी में किया जाता है या ऑन्कोलॉजी में किया जाता है? बने रहें लाइव चैट पर, बस थोड़ी देर की बात है। इस समय आप क्वेश्चन नंबर 23 पर हैं। हमें 30 प्रश्नों की यह यात्रा करनी है। यह 55 मिनट में भी हो सकती है, 50 मिनट में भी हो सकती है, या पूरे 60 मिनट भी लग सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यही आपका साथ हमें उत्साहित करता है अगला एपिसोड बनाने के लिए। साथियों, मछलियों का अध्ययन कहलाता है, प्रश्न का जो उत्तर है वो हम तक पहुंच गया है, लेकिन बारी हमारी है कि आपको बताते चलें इस प्रश्न का सही जवाब। तो वो है
ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, इक्थियोलॉजी ही मछलियों का अध्ययन। इस शाखा के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो आप पढ़ रहे हैं इक्थियोलॉजी में किया जाता है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पर्मोलॉजी का मतलब है बीजों का अध्ययन। ऑप्शन बी का एंटोमोलॉजी का अर्थ है कीड़ों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी का अर्थ है कैंसर का अध्ययन। अर्थात प्रत्येक जो ब्रांच है बायोलॉजी की, साइंस की, उसमें अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? आसान क्वेश्चन है, अवश्य पढ़ा होगा, क्लास में भी बताया गया है। ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जीनॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। इनमें कौन सी एक ऐसी नोबेल गैस है, कौन सी एक ऐसी उत्कृष्ट गैस है जिसका प्रयोग कैंसर थेरेपी में किया जाता है? दीजिएगा जवाब साथियों, ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन या रेडॉन। वेरी गुड, शाबाश। आ रहे हैं आपके आंसर, आप लाइव चैट में हमें जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। लगातार 24A, 24B, 24C, 24D चारों ही ऑप्शन में प्राप्त हो रहे हैं साथियों, क्योंकि हम आपको इस प्रश्न का सही जवाब जरूर बताएंगे। आप दीजिएगा आंसर कि क्वेश्चन नंबर 24 किस अक्रिय गैस का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है? ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन या रेडॉन। बहुत अच्छे। कुछ बच्चे कहते हैं कि जी आप जवाब बहुत देर में देते हैं। साथियों, हम जवाब देर में देने का कारण है कि लाइव चैट में भी तो आपके आंसर लगातार हमें प्राप्त होते रहते हैं। जब तक आंसर प्राप्त होते रहेंगे तब तक हम उत्तर कैसे बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो लास्ट तक जिनका उत्तर हम तक पहुंचता है और उस प्रश्न के विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। आइए दे दें जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 24 की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, रेडॉन ही वो गैस है जिसका प्रयोग कैंसर थेरेपी के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन यहाँ ये बात जरूर ध्यान रखें कि अक्रिय गैसें वो गैस हैं जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं, जिनकी जो आउटर ऑर्बिट होती है वो पूरी की पूरी भरी होती है और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए वो अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट या नोबेल गैसेस कहलाती हैं। देखें अपने मोबाइल की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25। रात्रि में जलती हुई कोयले की अंगीठी वाले कमरे में कौन सी गैस बनती है? प्रश्न समझ में आ गया कि आप कमरे में सो रहे हैं, कोयले की अंगीठी है, तो उस कोयले की अंगीठी से कौन सी गैस की मात्रा अधिक हो जाती है उस कमरे के अंदर? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन चारों गैसों में कौन सी गैस है जो कोयले की अंगीठी से इकट्ठा हो जाती है? फटाफट दीजिएगा आंसर, बने रहिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 25 पर इस समय हम हैं। खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5 लेकर के आगे बढ़ रहे हैं साथियों। जब तक आप लाइव चैट में हमारे साथ देते रहेंगे, जब तक आपकी संख्या निश्चित बढ़ती रहेगी, हम लेकर के हाजिर होते रहेंगे आपका अपना कार्यक्रम खेलो खेल ज्ञान का। बात जवाब की है, सही प्रश्न का जो इसका जवाब हमें दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। बहुत सारे बच्चों ने दिया है, हमने नोटिस कर लिया। आप हमारे कम्युनिटी टैब के द्वारा अवश्य देखें कि प्रथम पुरस्कार के विजेता कौन हैं। केवल लॉकडाउन के कारण ही प्रथम पुरस्कार उन बच्चों तक अभी नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन साथियों आप चिंता ना करें, आपके जो पुरस्कार हैं वो हमारे पास बिल्कुल संजो करके हमने रखे हैं। जैसे ही व्यवस्था होती है आप तक पहुंचने की, आपको सौंप दिया जाएगा आपका प्रथम पुरस्कार, जिसमें एपिसोड प्रथम की विजेता शिवानी सुरोही हैं, एपिसोड 2 के विजेता रोहित चौधरी, एपिसोड 3 के विजेता भी रोहित चौधरी और एपिसोड 4 के विजेता चंचल। सभी को उनके प्राइज जो हैं अवश्य सौंपे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25,
के बाद बढ़ते हैं। देखें आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां जल उबलना शुरू कर देता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि इसे फ़ारेनहाइट में लें तो यह क्या होगा, अर्थात कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलना शुरू होगा। या आप ये समझते कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है। ऑप्शन ए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 210 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 220 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में यह 200 होगा, 210 होगा, 212 होगा या 220 होगा। फटाफट दीजिएगा आंसर साथियों कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आप जवाब इसका ज़रूर दें। इसका फॉर्मूला भी होता है, यदि आप कैलकुलेशन करना जानते हैं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, रोमर में बदल सकते हैं, आप केल्विन में बदल सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसका जवाब हमें सही दे रहे हैं। साथियों दीजिएगा फटाफट, क्योंकि समय कम है, बढ़ता जा रहा है प्रोग्राम। और लाइव चैट में लगातार आप हमारे साथ बने रहें, छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ताकि आप सीखें कि क्या है 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो बारी हमारी है, आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 212 फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं आगे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27। यदि आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ऑप्शन ए अवश्रव्य तरंगे, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी श्रव्य तरंगे, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंगे। बताइएगा कि चमगादड़ बैट किन तरंगों के उत्पन्न होने के कारण रात्रि में आसानी से जो है उड़ता है, कौन सी तरंगें उत्पन्न करता है, किन तरंगों के कारण वह टकरा नहीं सकता, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे या पराध्वनिक तरंगे। लाइव चैट में आपके जवाब हम तक पहुंच रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा। और बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब सही दिया है। सब लोग एक सा जवाब जब दें तो समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चे जो हैं सही जानते हैं कि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। बारी हमारी है, आपको सौंप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण ही चमगादड़ आसानी से उड़ पाता है। चलते हैं आगे, देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28। चर्चा का विषय रहा राफेल। चाहे अखबार के माध्यम से हो, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हम लगातार देखते रहे, सुनते रहे राफेल हवाई जहाज़ के विषय में। भारत इन्हें खरीद रहा है तो किस देश से? फ्रांस से, ऑप्शन ए है, अमेरिका से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप ब्रिटेन से, और ऑप्शन डी इजराइल से। किस देश से भारत का सौदा हुआ था राफेल हवाई जहाज़ को लेकर के? और माननीय राजनाथ सिंह राफेल के दशहरा उत्सव पे गए, पूजा अर्चना की, क्योंकि हम शस्त्रों की पूजा करते हैं, क्षत्रियों का देश है। बताइएगा कि राफेल हवाई जहाज किस हमने देश से खरीदे हैं? ऑप्शन ए फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या इजराइल से। बने रहें, खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 5 आप देख रहे हैं। ये ज़रूर बताया करें कि आपको प्रश्न कैसे लगते हैं, प्रश्न सही चुने जा रहे हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आपको जो प्रश्न हम देते हैं उसमें साइंस ज़्यादा हो, या करंट अफेयर्स की घटनाएं ज़्यादा हों, या ज्योग्राफी ज़्यादा हो, एनवायरनमेंट ज़्यादा हो, किस चीज़ के प्रश्न ज़्यादा होने चाहिए जो आजकल पेपरों में आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमें मिला है फ्रांस से, एंड दैट्स द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। फ्रांस ही वो देश है जहां से भारत ने राफेल हवाई जहाज का सौदा किया। साथियों स्क्रीन पे चलते रहिएगा, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 29। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? प्रश्न कंप्यूटर से है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन ए 4,
ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 624, ऑप्शन डी 1024। अर्थात 4 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट में, 8 होते हैं, 624 होते हैं या 1024 होते हैं। लगता है सभी बच्चे जानते हैं। वेरी गुड, दीजिएगा जवाब कि 1 किलोबाइट कितने बाइट का होता है। 29A, 29B, 29C, 29D जो सबसे ज़्यादा आंसर सही मिल रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इससे यही पता लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी में हैं। पढ़ते रहिए और यह कार्यक्रम आपको टच तो अवश्य देगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का। साथियों, सही जवाब हमें मिला है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ, 29D इज द राइट आंसर। अर्थात 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। खेल खेल ज्ञान का एपिसोड 5। अंतिम प्रश्न स्क्रीन पर देखेंगे 30। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात 21 जून 2020 को थीम क्या रहा? ऑप्शन ए योग व स्वस्थ जीवन, ऑप्शन बी योगा एट होम, ऑप्शन सी करें योग भगाएं रोग, ऑप्शन डी योग इज यूजफुल टू हेल्थ। इन चारों ही लाइनों में कौन सी एक लाइन है जो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम बना? योग व स्वस्थ जीवन, योग एट होम, योग करें भगाएं रोग और योग इज यूजफुल टू हेल्थ। फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे समझ सकते हैं कि क्या होना चाहिए थीम। हर एक कार्यक्रम का एक थीम रखा जाता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 के सही जवाब हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे सभी बच्चे जानते हैं कि क्या थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जो मनाया गया। और आइए बारी हमारी है आपको सौंप दें। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, योगा एट होम इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। साथियों, अभी आप जब इस पूरी वीडियो को देखें तो लाइक करना ना भूलें ज़रूर। आप वीडियो में साथ रहते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लाइक करें ताकि हमें भी पता रहे कि कितने बच्चे लाइव थे। और उसके क्योंकि लाइव के तुरंत बाद ही वहाँ लाइक से पता लग जाता है। इसको चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से कराएं, ताकि हम और आप दोनों साथ साथ चलते रहें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए। आपकी अपार मेहनत में बस थोड़ा सा सहयोग तेवतिया कोचिंग संस्थान गुलावटी बुलंदशहर का। मैं अमित तेवतिया लेता हूं आपसे अनुमति। दीजिएगा साहब। जय हिंद, जय भारत।